बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो आप अब जो है हमारा एक ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, लाइफ ऑन दी अर्थ। लेकिन ये जो है इसमें इसमें सब कुछ नहीं आएगा, इसमें कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वो आपके सिलेबस में आएंगे, तो वही आपको पढ़ना है बस। लाइफ ऑन दी अर्थ में ये तो यूनिट का नाम है, तो इसमें जो है आपको पढ़ना है बायोस्फीयर के बारे में। तो ये जो आपका पैराग्राफ है पूरा, वैसे तो पूरा चैप्टर में कुछ कुछ आपको बायोस्फीयर के बारे में मिलता रहेगा। तो ये बायोस्फीयर के बारे में आपको पढ़ना है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जो प्लांट्स और आपके अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी इसमें हम देखेंगे। थोड़ा अब हमें लाइन बाय लाइन का पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल नहीं है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। तो इसे हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। फिर देन इसमें क्या दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, जो हम जो हमारी नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद 16 चैप्टर, उसमें दिया, मतलब दोनों चैप्टर्स जो हैं 15 एंड 16, उसके मिला के इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं ना। और बाकी जो है आपके डिलीट हो गए हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को आपको स्टडी करना है। ये नहीं कि लाइफ ऑन द अर्थ चैप्टर का आपका नाम लिखा हुआ है तो आपने उठा के उसी को पढ़ लिया। आपको बस टॉपिक देखना है। इसमें है आपका बायोस्फीयर, तो ये पूरा आप पढ़ेंगे बायोस्फीयर। देन आपको इकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है। देन उसके बारे में हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो नेक्स्ट चैप्टर में है। और उसी में फिर इकोसिस्टम दिया हुआ है एंड इकोलॉजिकल बैलेंस भी है। तो ये जो इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पहले इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। नाउ लाइफ ऑन दी अर्थ। अभी देखो, जो हमने ये बुक जब लेकिन पहले मैंने आपको बता दिया कि आप इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़िएगा, ना कि जस्ट ऐसे कि आपने बस चैप्टर का नाम पढ़ा और उठा के आपने सब पढ़ लिया। अब हमने जो है ये फर्स्ट जो बुक है उसमें हमने सब फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। तो हमने सबसे पहले जैसे एटमॉस्फेयर पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ होता है कि कैसे हमारे सब मतलब फिजिकल फीचर्स बने। देन हमने नेक्स्ट चैप्टर में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। देन हमने फिर हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में। एंड देन हम इसमें पढ़ेंगे अबाउट कि ये जो तीन हमने जो लेयर्स के बारे में पढ़ा है, अबाउट हाइड्रोस्फेयर, आपका बायोस्फेयर, सॉरी हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमारा पहला यूनिट था, जिसमें हम लिथोस मतलब क्या होता है, रॉकस्फेयर, मतलब जो हमारे कॉन्टिनेंटल पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद था हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें हमने पूरा जो है गैसेस, जो है हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, क्लाइमेट है, उसके बारे में हमने पढ़ा। देन हमने हाइड्रोस्फेयर पढ़ा। हाइड्रोस मीन्स वो लेयर जो कि वाटर से रिलेटेड है, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ा हमने कि कैसे ओशन में वाटर मूव करता है, पानी, या फिर जो भी मतलब उस चैप्टर में हमने पढ़ा वो सारी चीजें। एंड देन हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ये जो तीनों ही लेयर हैं, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इनके कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो है लाइफ किस तरह से पॉसिबल हो पाई है। और एक फोर्थ जो है हमारा क्लियर जो है जोन का ओरिजिन हुआ है, उसका नाम है बायोस्फीयर। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइफ ऑन द अर्थ है, इसको हम अगर हम एक वर्ड में बोले तो वो क्या होता है, बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स लिविंग, लिविंग जोन। तो वो एक एरिया जहाँ पे लाइफ पाई जाती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, जैसे हो गया आपका लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, वैसे हो गया बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर बेसिकली होता क्या है, अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो मान लो ये है, एक मिनट, ये है हमारा सपोज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब समझ गए ना, जो सॉलिड पार्ट है अर्थ का, जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, रॉक्स हो गए, तो ये हमारा लिथोस्फेयर हो गया। देन ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फेयर, पानी का जो लेयर है। एंड देन एक ये लेयर हो गई हमारी, जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छे से नहीं बन रहा लेकिन इसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तीन लेयर्स हो गई। अब ये तीन लेयर जो है जहां आपस में एक दूसरे से कंबाइंड हो रही है, अच्छे से डायग्राम बना नहीं, लेकिन तीनों लेयर जिस जगह पे कंबाइंड हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, जहां पे तीनों ही लेयर्स आपस में मिल रही हैं, है ना। द इंटरेक्टिंग जोन वेयर all these three layers are interacting and meeting each other, that component or that zone is known as biosphere। अब हमारा पृथ्वी जो है, अर्थ है, वो एक बायोस्फीयर है। क्यों है बायोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही लेयर्स पाई जाती हैं, चाहे वो आपका एटमॉस्फेयर हो, चाहे आपका हाइड्रोस्फेयर हो, या आपका लिथोस्फेयर हो। तीनों ही लेयर जो है इस उसमें जोन में पाई जा रही है।
तो जहाँ भी तीनों ही लेयर्स इंटरेक्ट करती हैं उस लेयर को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब हम इसमें देखते हैं यूनिट में क्या होता है, लाइफ ऑन दी अर्थ। नाउ ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि बायोस्फीयर मतलब क्या होता है कि लाइफ सपोर्टिंग जोन, जहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं अर्थ की वो मतलब जो भी लाइफ सपोर्टिंग आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। इसीलिए अब अगर आप दूसरे प्लैनेट्स की बात करो, लाइक जुपिटर है या मार्स है या फिर आपका जो भी अदर प्लैनेट्स हैं, वहां पे जो है आपका लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे इनमें से कोई ना कोई एक लेयर गायब मिलेगी आपको। या तो आपके पास लिथोस्फीयर है वहां पे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर है तो हाइड्रोस्फीयर नहीं है, लिथोस्फीयर तो मैक्सिमम सभी पर है, मतलब वहाँ पे जो सॉलिड लेयर है वो तो है ही, लेकिन जो है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर वहाँ पे एब्सेंट है, गायब है ना। तो इसीलिए वहाँ पे लाइफ नहीं है, लेकिन लकीली अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे तीनों ही लेयर्स पाई जाती हैं और बिल्कुल परफेक्ट जो है रेशियो में पाई जाती है, इसलिए हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। नाउ हम ये देखते हैं, बाय नाउ यू माइट हैव रियलाइज्ड दैट ऑल यूनिट्स ऑफ दिस बुक हैव एक्वेंटेड विद द थ्री मेजर रिलम्स ऑफ द environment, that is the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere, है ना। जो वही मैंने आपको बताया वही इसमें भी बताया जा रहा है कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर तीनों चीजें आप पढ़ चुके हो और ये हमारे मनुष्य के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी आप जानते हो। यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ constituting the biosphere interact with other environmental realms। ये कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी तीनों कंपोनेंट्स हैं आपस में इनका इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से बायोस्फीयर जो है उसका ओरिजिन हुआ है, जो लाइफ है उसका ओरिजिन हमारे अर्थ के ऊपर पॉसिबल हो पाया है। अगर आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी गैसेस होती हैं उसमें से सबसे अधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, लेकिन उसका कोई एक्टिव रोल नहीं है। देन है 21% ऑक्सीजन। तो देखो जो हमारे अर्थ पे गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ही प्रॉपर है, मतलब वो गैस जो हमारे लिए जरूरी है वो सब बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में है, ना बहुत ज्यादा है। अगर मान लो 78% ऑक्सीजन होता तो शायद वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता, है ना, तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अगर हम लोग भी एक ऑर्गेनिज्म है, वी आर ऑल्सो, हम लोग अपने आप को ह्यूमन बींग्स कहते हैं, बट ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो लाइक अ एनिमल ओनली, वी आर ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम लोग में क्योंकि दिमाग ज्यादा है तो हम सब कुछ अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, बट है तो हम भी मतलब आपके जानवर ही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन सही नहीं होता तो जो लाइफ है वो डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। इट नाउ द बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, ये आपको मालूम होना चाहिए। बायोस्फीयर में ओनली लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लोरा एंड फौना, जिनमें लाइफ होती है उन्हीं वही इंक्लूड होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स and all micro organisms। एक मिनट, जो भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब के सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं, दैट लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ एंड देयर इंटरेक्शंस विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये जितना मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बायोस्फीयर क्या है तो आप बताएंगे इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोस्फीयर में जितने प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सब आते हैं। इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो भी हैं, या फिर आप कोई छोटे मोटे कीड़े देखते हो, अर्थवॉर्म देखते हो, ये सब के सब इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और ये सारी जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है, दे इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग। जैसे हम अपनी सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते रहते हैं ना, जैसे हमारे आसपास मान लो जो भी पेड़ पौधे हैं, जंगल है, सॉइल है, वाटर रिसोर्स है, जितने भी, उनसे हमारा कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन चलता रहता है। तो क्योंकि अगर हम चाहें कि हम एक जगह बैठे रहे, हमारा जो नेचर है उससे हमारा कोई इंटरेक्शन ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम अपने नेचर से भी इंटरेक्ट करते हैं, साथ ही साथ हम एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं, हम प्लांट से भी इंटरेक्ट करते हैं, हम एनिमल से भी इंटरेक्ट करते हैं। अब बताओ जो हम खाना पीना खा रहे हैं तो प्लांट्स को खा रहे हैं, तो ये तो हमारा इंटरेक्शन ही है ना। हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो ये भी हमारा अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन ही है। हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों काट रहे हैं, तो वो भी एक तरह का हमारा इंटरेक्शन ही है ना। तो कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, अगर जो जंगलों में रहते हैं तो वो भी अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा हमारा इंटरेक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन द लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। मैक्सिमम एनिमल जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, आपके हाइड्रोस्फेयर में रहते हैं, पानी के अंदर या तो जमीन के ऊपर, लेकिन आपको एटमॉस्फेयर में भी एनिमल्स मिलेंगे, जैसे कि आपके जो बर्ड्स होते हैं ये सब। Now there are also many organisms that move freely from one realm to the other। अब कुछ organisms ऐसे भी होते हैं जो तीनों ही में रह सकते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ लिथोस्फीयर पे रहेंगे, क्योंकि जो है हम लोग ज्यादा उड़ नहीं सकते ना, उड़ नहीं सकते हम, या तो हम पानी के अंदर रह सकते हैं, तो हम सिर्फ एक ही रिलम पे रहते हैं, दैट इज लिथोस्फीयर। फिश है, क्रोकोडाइल है, ये जो आपके पानी वाले जानवर हैं वो सिर्फ पानी में रह सकते हैं, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते। लेकिन जैसे आपके कुछ एनिमल्स होते हैं, लाइक पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए, तो वो क्या कहेंगे, आपकी जमीन पे भी रह सकते हैं, आपके आसमान में भी उड़ सकते हैं।
तो और कुछ तो होते हैं जो पानी में भी जा सकते हैं, जैसे आपने कुछ वो नहीं होते हैं क्या बोलते हैं उन्हें, जो आपने स्वैम टाइप का स्वैम जिसे कहते हैं ना, वो देखा होगा आपने। तो वो सब आपके पानी में जाके मछलियाँ भी ले आते हैं। तो ये कुछ होते हैं जो तीनों में रह सकते हैं और कुछ होते हैं जो सिर्फ़ सिंगल एक ही उसमें रहते हैं, एक ही रिलम में रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या लिथोस्फीयर में। नाउ ये जो ब्रैकेट में दिया है, इसको जब हम पढ़ते हैं क्या है, लाइफ ऑन द अर्थ इज़ फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। पृथ्वी पे लाइफ हर जगह है। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर, फ्रॉम बॉटम ऑफ द सी टू सेवरल किलोमीटर्स इन द एयर, फ्रॉम फ्रीजिंग वाटर्स टू ड्राई वैलीज, फ्रॉम द अंडर द सी ग्राउंड वाटर लाइंग बिलो द अर्थ सरफेस। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे पृथ्वी पे पानी हर जगह मौजूद है, चाहे वो मतलब समुद्र के बिल्कुल तलवे पर आप जाएँ या बिल्कुल ऊपर रहें, या आप पोलर एरिया में जाएँ जहाँ पे बिल्कुल बर्फ जमी हुई है, या फिर आप इक्वेटोरियल एरिया में रहें, कहीं भी आप जाएँ पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर, किसी न किसी प्रकार के आपको जीव-जंतु मिलेंगे। वो बात अलग है कि उनका जो वो देखने में अलग होंगे, उनका जो है कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, वो अलग होगा। अगर आप पोलर एरियाज़ में जाएँगे तो आपको जैसे पेंगुइन है या फिर वहाँ पे सर्वाइव करने वाले आपको एनिमल्स मिलेंगे। इक्वेटोरियल एरिया में आएँगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेंगे। तो इस तरह का मतलब वेरिएशन है। नाउ नेक्स्ट है आपका, द बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स आर वेरी सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। These elements interact with other components of the natural landscape such as land, water and soil. मैंने जो अभी आपको बताया कि हम लोग क्या है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये बायोस्फीयर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, हम लोग उनके इंपॉर्टेंट घटक है, ठीक है। और अब हमारा इंटरेक्शन किसके साथ होता है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ। और इन्वायरमेंट में क्या चीजें हैं, नेचुरल लैंडस्केप जैसे लैंड, वाटर एंड सॉइल। मैंने अभी आपको बताया ना कि हम जहां भी रहते हैं, हम अपने आसपास के जो वाटर है, लैंड है, सॉइल, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे हम लोग हो। They are also influenced by the atmospheric elements such as temperature, rainfall, moisture and sunlight. हम लोग जो है, आप खुद फील कर सकते हो कि जब हम पृथ्वी पे हैं, मनुष्य जो है या जानवर है, तो हम अपने आसपास के सराउंडिंग से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, हम उन्हें भी इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर है, बारिश हो रही है ना, तूफान आ रहा है या फिर सूखा पड़ा हुआ है, सनलाइट आ रही, सनलाइट है, मॉइस्चर है, जो भी चीजें होती हैं, उनसे हम लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर मौसम में, क्लाइमेट में बदलाव आएगा तो हम लोगों में भी बदलाव आएगा। आप जानते हो जब से कि आपका ग्लोबल वार्मिंग जो प्रॉब्लम जो है आपकी उसका ओरिजिन हुआ है, तब से क्या हुआ है कि बहुत सारे हमारे पृथ्वी की जो बायोडाइवर्सिटी के जो आपकी स्पीसीज हैं, वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि वो उस क्लाइमेटिक चेंज को जो है वो उसे झेल नहीं पा रही है ना। तो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, उस पे हम भी, उससे भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं और हम भी उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आज पॉल्यूशन है तो उसका रीजन हम ही लोग हैं, और पॉल्यूशन के बाद जो इन्वायरमेंट हमारे साथ कर रहा है, एटमॉस्फेयर हमारे साथ कर रहा है, उसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, है ना। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन होता रहता है, और वो पॉजिटिव और निगेटिव जो है आपका दोनों होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नाउ इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म क्या होता है, पहले हम इसको इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, इतना ले दे कि आपको ये चीज समझ में इतना समझ लेना आप कि हम इसमें बायोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये बहुत पहले आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो। बायोस्फीयर मींस लाइफ सपोर्टिंग लेयर, जिसमें जो है लाइफ प्रेजेंट होती है, लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये जितने भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। और अर्थ इज ए बायोस्फीयर। क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाई अर्थ इज ए बायोस्फीयर, बिकॉज लाइफ इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। Why? Because all three life supporting layers are present on earth, like lithosphere, hydrosphere and atmosphere, which are important for the survival of all kinds of living organisms including human beings. ठीक है। और उसके बाद आपको ये बताना है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली, दे आर इंटरेक्टिंग विद देयर सराउंडिंग प्लस एटमॉस्फेयर। हम लोग अपनी सराउंडिंग से, लाइक आपका जो मेरा लैंड, वाटर एंड सॉइल से इंटरेक्ट करते ही करते हैं, साथ ही साथ हम जो है टेम्परेचर, रेनफॉल, मॉइस्चर एंड सनलाइट से भी हम इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो हमारा, हम इनसे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, इनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। नाउ अब हम भी जो पढ़ते हैं कि इकोलॉजी क्या है। द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस मीनिंग हाउस। ठीक है। तो इकोलॉजी का अगर हम सिंपल टर्म देखें तो उसका मतलब होता है हाउस, कंबाइंड विद द वर्ड लॉगी मीनिंग द साइंस और द स्टडी ऑफ। मतलब सिंपल उसमें क्या हो गया, इको मीन्स, इको जो आपका वर्ड है वो इको से निकला है, इसका मतलब होता है हाउस। तो स्टडी ऑफ हाउस, लॉजी मीन्स स्टडी, तो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द हाउस। किसी भी घर की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे इकोलॉजी का मतलब क्या देखते हैं, लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ एज ए हाउस होल्ड। तो जब हम पृथ्वी की स्टडी करते हैं एज ए हाउस होल्ड, ठीक है, अब आपका घर है,
आपके घर में देखो डिफरेंट जो है चीजें मौजूद होती है ना, आपके पेरेंट्स हैं, आप हैं, सब है, आपके बीच में कैसा इंटरेक्शन है, देन आपके घर में चीजें रखी होंगी, तो आपका इंटरेक्शन उनके साथ कैसा है। तो ये आप आपका एक घर होता है, कहते हैं ना हमारा घर है, आपके घर में हर चीज प्रेजेंट है आपके सर्वाइवल के लिए। उसी तरह से पृथ्वी भी एक घर है हमारे लिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऑल द मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल से लेके बड़े जितने भी हैं उनके लिए एक घर है। तो इस घर की स्टडी करना, इसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। So household of plants, human beings, animals and microorganisms. So ecology is the study of earth as a household of plants, human beings, animals and microorganisms. तो हम जो है अर्थ की स्टडी करते हैं कि भाई अर्थ एक घर है, ठीक है ना। एक घर के नजरिए से हम जब अर्थ की स्टडी करते हैं कि इसमें प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उनका कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जीने के लिए। तो इस सारी की जो स्टडी होती है, पूरा आप देखो, अगर पृथ्वी को अगर आप ऊपर से एक तरह से सोचो, पूरा चेन बनी हुई है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फूड चेन के बारे में आपने सुना होगा, फूड वेब के बारे में सुना होगा आपने। तो ये जितने भी हैं सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और पूरा एक इंटरेक्शन सबके बीच में चलता रहता है। प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है, एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, हम एनिमल प्लांट दोनों के ऊपर डिपेंड है। हम लोग अपने जो हमारा ए बायोटिक फैक्टर है उसके ऊपर भी हम डिपेंडेंट है, चाहे वो टेम्परेचर हो, सनलाइट, इन सबके ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो इस तरह का जो पूरा इंटरेक्शन है, पूरा एक बना हुआ है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इसको hence ecology can be defined as a scientific study of the interactions of organisms with their physical environment and with each other। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपका हो गया वही, आप सिंपल अगर मैं बोलूँ तो बायोटिक एक तरफ है, एक तरफ ए बायोटिक है। ठीक है, बायोटिक आप जानते हो क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड ए बायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। उसमें एलिमेंट्स कौन से आते हैं, एयर, टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, रॉक्स, ये सब आपके ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है और इंटर रिलेशन होता है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर रही है, इस पूरे इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, और इसी की वजह से अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है, और इसकी जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो अब ये आप देखिए, वही मैंने आपको बता दिया, एनवायरमेंट एज यू नो इज मेड अप ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक components. It would be interesting to understand how the diversity of life forms is maintained to bring a kind of balance. This balance is maintained in a particular proportion so that a healthy interaction between biotic and abiotic components go on. तो मैंने आपको बताया कि दोनों में ही continuous interaction चलता रहता है, और इसी की वजह से हमारी लाइफ जो है कंटिन्यू रहती है। The interactions of a particular group of organisms with abiotic factors within a particular habitat resulting in clearly defined energy flows and material cycles on land, water and air are called ecological systems. ये वही बता रहे हैं कि सपोज हम ह्यूमन बींग्स को अगर इंडिविजुअली ले लें, तो ह्यूमन बींग्स जो है इनका इंटरेक्शन जो है अपने ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ किस तरह का है। जैसे हमारा इंटरेक्शन जो है वो एनिमल्स के साथ कैसे है, बायोटिक जो ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स है उनके साथ कैसे है, कैसे हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, इन सारी ही चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं आपका इकोलॉजिकल सिस्टम। तो बेसिकली ये वही है कि एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर है। A habitat in the ecological sense is the totality of the physical and chemical factors that constitute the general environment। यहाँ पे हैबिटेट, आपने हैबिटेट वर्ड बहुत सुना होगा। हैबिटेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो घर होता है उसको हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में या साइंटिफिक टर्म्स में हम हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, मान लो मनुष्य है, मनुष्य अगर हम लोग जंगलों में रह रहे हैं तो हमारे लिए मान लो मनुष्य तो हर जगह रहता है, तो हमारे लिए हैबिटेट क्या है, हमारा अर्थ। एक जो हमारे पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनका मेन हैबिटेट क्या होता है, जंगल, क्योंकि वो मेनली जंगल में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, मान लो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनके लिए मेन हैबिटेट क्या है, उनका ओशन, सी, है ना, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के एनिमल्स हैं। तो हैबिटेट इज बेसिकली घर होता है लोगों का, जहाँ पे लोग जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं। सो हैबिटेट इज द इकोलॉजिकल सेंस। इकोलॉजिकल सेंस में अगर हम कहें, इट इज द टोटलिटी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। अगर मान लो मैंने कहा कि एक ये जंगल है, ठीक है, हैबिटेट की अगर हम बात करें, मान लो मैंने कहा कि जो एनिमल्स है उनका एनिमल्स, ठीक है, तो एनिमल्स का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट जो है इसको हम हैबिटेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए हर चीज प्रेजेंट है। ठीक है, चाहे यहाँ के पेड़ पौधे हों, चाहे यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, बारिश हो, सनलाइट यहाँ पर आती है, बारिश होती है, यहाँ का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब कि जो भी केमिकल फैक्टर है और फिजिकल, सब कुछ जो है एनिमल्स को सपोर्ट करता है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, चाहे यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे जो भी चीजें मौजूद हैं वो पूरा सफिशिएंट है
कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं यहाँ पे रहने वाले, वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाए। इसीलिए जो फॉरेस्ट है, ये एनिमल्स के लिए क्या है, यहाँ का हैबिटेट है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो पूरा अर्थ हमारे लिए क्या है, हैबिटेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, ये जितने भी हमारे केमिकल फैक्टर्स हैं और फिजिकल फैक्टर्स हैं, दे आर वो इस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अर्थ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सफिशिएंट अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट हैं, जो गैस हमारे लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देन वाटर भी हमारे अर्थ पे पूरा सफिशिएंट मौजूद है, जो हमारे हमारे लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जंगल भी सफिशिएंट अमाउंट पर है। तो जो भी चीजें चाहिए हमें हमारे सर्वाइवल के लिए, वो टोटलिटी में अर्थ पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हैबिटेट। तो हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स पूरे टोटलिटी में प्रेजेंट होते हैं, जिससे वहां पे लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो इसीलिए उस एरिया को हम habitat कहते हैं of that particular organism. A system consisting of biotic and abiotic component is known as ecosystem. एक ऐसा सिस्टम जिसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और एक बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो हमारी पृथ्वी भी क्या है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, लेकिन हम इकोसिस्टम को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स इन द इकोसिस्टम आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखिए सब वही चीजें कि जैसे अपनी इकोलॉजिकल सिस्टम बना, वैसे इकोसिस्टम, इसमें जो एबायोटिक एंड बायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से देखो, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंस का, इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी, है ना, वो एक सब्जेक्टिव स्टडी है। एंड इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी आपका एरिया है जहाँ पे आपका बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सो इकोसिस्टम इज द एरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं, एंड इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दैट इकोसिस्टम। Now, different types of ecosystem exist with varying ranges of environmental conditions where various plants and animal species have got adapted through evolution. This phenomena is known as ecological adaptation. ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में ये कह रहे हैं कि इकोसिस्टम जो है वो एक इन्वायरमेंटल कंडीशन है, एक ऐसा एरिया है, मान लो आपका सपोज मैंने जैसे आपसे कहा कि सपोज ये हमारा एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। अब यहाँ पे जो है जितने भी प्रकार के हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं या प्लांट्स एनिमल्स, जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, तो वो अभी के नहीं है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से इनका ओरिजिन यहीं पर हुआ है, और समय के साथ साथ उन्होंने इस एरिया में अपने आप को ढाला है, अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव किया है ना। तो इसीलिए ये एक आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन जाता है। सिमिलरली अगर आप समुद्र के अंदर जाएंगे तो वहां का एक अलग अलग इकोसिस्टम होगा। वहां पे जो आपको आज के टाइम में एनिमल्स मिलते हैं या फिर जो भी आपको वहां पे पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, वो आज के नहीं है, वो बहुत पहले से वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, और वहां पे समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया वहां पे, इसीलिए आज आपको वहां पे वो देखने को मिलते हैं। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, मतलब अपने आप को जो है इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो डिफरेंसेस, जो चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ, उसमें उन्होंने अपने आप को ढाल के वहां पे सर्वाइव किया है। तो उसको हम कहते हैं अडेप्ट करना, अपने आप को अडेप्टेशन, हम अडॉप्ट करते हैं। मान लो आप बहुत गर्मी वाले एरिया में रहते हैं, आप बहुत, लेकिन आपको सर्दी वाले एरिया में रहना पड़ जाए, तो फिर आप क्या करोगे, आपकी बॉडी और अपने आप को वहां पे आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो, है ना। तो इकोसिस्टम मतलब क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज जो होती है वो अपने आप को धीरे धीरे वहां पे इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती है वहां पे अपने आप को, इवोल्यूशन मतलब कि नीचे स्तर से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं अपने आप को, देखो पहले क्या थे, वो होमोसेपियंस, हम लोग क्या थे, हमने भी अपने आप को पृथ्वी पे अडेप्ट किया है। पहले होमोसेपियंस थे, है ना, तो हमने जब होमोसेपियंस थे हम, तो हमारा शरीर अलग तरह के इन्वायरमेंट को झेलता था, ठीक है। फिर जैसे जैसे और जो हम आगे बढ़े हैं, तो उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे जैसे कि डेवलपमेंट हुआ है, तो हमारे जो बॉडी में भी चेंजेस आए हैं। अब देखिए होमोसेपियंस से लेके अभी तक हमारे जो है कितना बदलाव आया है, और आज के टाइम में तो हम बिल्कुल ही बदल गए। तो ये क्या हुआ है, हमने आपको अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ में और जो है क्लाइमेट के साथ अपने आप को एडजस्ट किया है। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं आपका इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो हर अब हम हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी अडॉप्ट करेगी अपने आप को। तो ये जो होता है पूरा एडॉप्टेशन का जो प्रोसेस है, एसिमिलेशन का प्रोसेस है, वो चलता रहता है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप जो जितना मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको बायोस्फीयर, बायोस्फीयर ही पढ़ाया था ना, हाँ बायोस्फीयर। उसके बाद उसमें बायोस्फीयर में जो मैंने चीजें पढ़ाई हैं, किस तरह से बायोस्फीयर में क्या क्या चीजें होती है, इंटरेक्शन होता है, जो भी होता है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसको दोबारा पढ़ेंगे। देन मैंने आपको बताया इकोलॉजी के बारे में, इकोलॉजी की डेफिनेशन जो भी है और उसमें क्या क्या होता है, इंटरेक्शन कैसे होता है, वो आप पढ़ेंगे। एंड देन आप पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में। तो ये टॉपिक्स आज आपको अच्छे से जो है कवर करने, पढ़ने एंड नोट्स बनाने। बाकी का जो है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये हम
जो है थोड़ा बहुत हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? आपको मेरी आवाज़ आ रही थी क्लास? यस मैम। ओके, ठीक है। और बाकी जो है इसका एक अगर आपको कुछ पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है यस तो आप मैम। कुछ पूछ सकते हो आप लोग। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग में भेज दूँगी, तो आप इसी को सुन लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू क्लास। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू मैम।